हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 28 फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं प्रोजेक्ट टाइगर। देन हम देखेंगे आयुष्मान सहकार स्कीम के बारे में। इसके साथ ही हाल ही में चर्चा में रही सोंगमो या फिर चांगू लेक जो है इसके बारे में देखेंगे। हाल ही में रिलीज हुई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। देन प्रसाद स्कीम के बारे में देखेंगे। इजरायली पार्लियामेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री को, हम इसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 के बारे में। और लास्ट में देखेंगे इंडिया और कीनिया के मध्य हाल ही में कुछ अग्रीमेंट्स साइन हुए हैं, वो क्या हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट टाइगर। सो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड थ्रू द कोर बफर स्ट्रेटेजी। एंड सेकेंड, द नेशनल Tiger Conservation Authority is a statutory body established under the Environment Protection Act 1986. And third statement is the buffer area of the Tiger Reserve is an inviolate space with the legal status of the national park or sanctuary. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है फर्स्ट स्टेटमेंट दैट प्रोजेक्ट टाइगर इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो एनटीसीए है वो स्टैट्यूटरी बॉडी तो है पर उसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कोर बफर स्ट्रेटेजी इट इज द कोर एरिया दैट हैज द लीगल स्टेटस ऑफ द नेशनल पार्क और सेंचुरी। यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो प्रोजेक्ट टाइगर इसको लॉन्च किया गया था 1973 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विच एम्ड एट टाइगर कंजर्वेशन। So it utilizes a core buffer strategy where the core area is kept as an undisturbed habitat and the buffer area allows for human wildlife coexistence. एनटीसीए के बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फंक्शन करती है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इसका प्राइमरी रोल है टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी बैकिंग टू टाइगर कंजर्वेशन एंड ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। साथ ही अगर हम कोर बफर स्ट्रेटेजी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी इट इज द कोर एरिया दैट हैज द लीगल स्टेटस ऑफ द नेशनल पार्क और सेंचुरी एंड इज इंटेंडेड टू बी केप्ट इनवॉयलेट। So the buffer area, on the other hand, consists of multiple use landscapes where people-oriented development and livelihood activities are permitted alongside conservation goals. So अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स बाय क्रिएटिंग डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व्स। भारत के अगर हम पहले टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का, जिसको स्टैब्लिश किया गया 1973 में एज अ टाइगर रिजर्व। पहले जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। बाद में इसको रीनेम किया गया टू ऑनर द कंजर्वेशनिस्ट जिम कॉर्बेट एंड इट इज रिनाउंड फॉर इट्स बंगाल टाइगर पॉपुलेशन। जो फर्स्ट फेज है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 का, ये हाल ही में शुरू हुआ है थंताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जो कि स्थित है तमिलनाडु में। आप ध्यान रखेंगे जो ये
टाइगर एस्टिमेशन है ये हर 4 वर्ष पर किया जाता है। इसके साथ ही हाल ही में पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो भी काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि पलामू टाइगर रिजर्व ने लॉन्च किया है वन जीवी दीदी इनिशिएटिव। सो ये एक कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है, एंड वन जीवी दीदी के तहत 17 आइडेंटिफाइड विलेजेस को 17 जो विलेजेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है अराउंड द रिजर्व टू ट्रेन लोकल वुमेन एज इन्वायरमेंट एजुकेटर्स एंड कंजर्वेशन फैसिलिटेटर्स। सो आप ध्यान रखेंगे दैट द प्रोग्राम हैज सेलेक्टेड 18 एजुकेटेड वुमेन फ्रॉम ईच ऑफ द 17 विलेजेस। और ये जो वन दीदी होंगी ये एक्ट करेंगी एज अ ब्रिज बिटवीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द कम्युनिटी टू डिस्करेज एक्टिविटीज लाइक पोचिंग एंड टिम्बर फिलिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आयुष्मान सहकार स्कीम। सो यहाँ पर आयुष्मान सहकार योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर इनिशिएटिव implemented by the National Health Authority to integrate cooperatives into the Ayushman Bharat ecosystem. And second statement is, it provides financial assistance only to those cooperative societies that are registered under the Multi-State Cooperative Societies Act. And third statement is, the scheme includes a specific financial incentive in the form of an interest rebate for cooperatives where women hold a majority ownership. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है आयुष्मान सहकार स्कीम से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव या स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, हम यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So the Ayushman Sahkar scheme is a unique initiative designed to bridge the gap between the cooperative societies and healthcare infrastructure. It aligns with the National Health Policy 2017 and it is implemented by the National Cooperative Development Corporation, not NHA. NCDC functions under the administrative control of the Ministry of Cooperation. इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफी ब्रॉड है। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर ईदर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कैन अप्लाई provided their bylaws contain provisions for healthcare services. And this scheme specifically incentivizes women's participation in the cooperative sector. It offers a 1% interest rebate to women majority cooperatives to encourage community-owned healthcare delivery. ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है टर्म लोन्स फॉर अप टू 8 years विद अ मेरिटोरियम ऑफ 1 to 2 years, और ये सिग्निफाई करता है अ मूव टुवर्ड डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर फोकसिंग ऑन होलिस्टिक एंड अफोर्डेबल सर्विसेज। So, by leveraging the vast network of cooperatives, the government aims to strengthen Ayush services and digital health participation, particularly in rural areas where traditional infrastructure may be lacking. आपने देखा कि ये जो आयुष्मान सहकार स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव है असिस्ट करना प्रोविजन ऑफ अफोर्डेबल एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर थ्रू हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर एजुकेशन फैसिलिटीज बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके साथ ही जो आयुष फैसिलिटीज हैं उनको प्रमोट करना
और असिस्ट करना कोऑपरेटिव सोसाइटीज को टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोंगमो और चांगू लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाली जो सोंगमो या फिर चांगू लेक है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। और हाल ही में चर्चा में रही ये जो चांगू लेक है ये स्थित है सिक्किम राज्य में। आप देख सकते हैं। सो मोर देन 2700 टूरिस्ट्स वर रिसेंटली रेस्क्यूड आफ्टर बीइंग स्ट्रैंडेड ड्यू टू हैवी स्नोफॉल नियर सांगमो लेक इन ईस्ट सिक्किम। सो सांगमो जो लेक है इसको चांगू लेक के नाम से भी जाना जाता है और ये एक ग्लेशियर लेक है जो कि स्थित है सिक्किम में। It is formed by melting snow from the surrounding mountains, and the lake receives its water mainly from seasonal snow melt in the high altitude region. So, after winter ends around mid May, the lakes surrounding bloom with the rhododendrons, perennials, blue and yellow poppies, and irises. Rhododendron is a state tree of Sikkim, and the area supports rich biodiversity, including Brahmini ducks and the rare red panda. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो सांगमो या फिर चांगू लेक है ये स्थित है सिक्किम राज्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the state's electricity transition report, which three states emerged as the strongest performers under the market enablers dimension। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यों की जो विद्युत संक्रमण रिपोर्ट है उसके अनुसार बाजार प्रवर्तक आयाम के अंतर्गत कौन से तीन राज्य सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, केरला एंड हिमाचल प्रदेश। सेकंड, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब। थर्ड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। या फिर गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यहाँ पर आपको बताना है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार जो मार्केट इनेबलर्स डायमेंशन के रूप में स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स हैं वो कौन से हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जो टॉप थ्री स्टेट्स हैं ये हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आप देख सकते हैं द स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट बाय इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एम्बर एनालाइज्ड 21 states covering 95% of the India's power demand. So Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Rajasthan emerged as the top performers in market enablers like green tariffs and green energy open access rules 2022 and solar R aligned time of day tariffs. सो उत्तर प्रदेश ने अचीव किया है 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2025, टारगेट्स 22 गीगावाट सोलर कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल ईयर 2027 एंड 1 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2028। आंध्र प्रदेश ने अडॉप्ट किया है एन इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, डिप्लॉयड स्मार्ट मीटर्स एंड हैज 1440 मेगावाट pumped hydro storage and 6.2% electric vehicle adoption। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसाद स्कीम that was recently in the news was launched by which ministry।
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रसाद योजना है, अभी हाल ही में खबरों में रही है, वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? के ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो प्रसाद स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। आप देख सकते हैं Union Civil Aviation Minister said center plans to develop tourist areas around major temples in Andhra Pradesh under Prasad scheme. सो प्रसाद यहाँ पे जो ये शब्द है इसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, और इसको लॉन्च किया गया था 2014-15 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्टेड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एट pilgrimage and heritage sites. Central government gives 100% funding for approved public projects. So, states and union territories get financial assistance for infrastructure development, and it allows corporate social responsibility and public private partnership contributions. सो आप ध्यान रखेंगे ये जो प्रसाद स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव है अपग्रेड करना, मेंटेन करना द स्ट्रेंथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस, जिनमें शामिल है रोड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके साथ ही ये इम्प्रूव करेगा ट्रेवल कंडीशंस को फॉर द ट्रेवलर्स, इंप्रूविंग द कनेक्टिविटी थ्रू रोड, रेल एंड एयरवेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which award was conferred upon the Prime Minister Narendra Modi by the Israeli Parliament in February 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फरवरी 2026 में इजराइल की संसद के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, स्पीकर ऑफ द केनेसेट मेडल, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम या फिर ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हाल ही में इजरायली पार्लियामेंट के द्वारा जो अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया है वो है स्पीकर ऑफ द केनेसेट मेडल। आप देख सकते हैं Prime Minister Narendra Modi was conferred the Speaker of the Kensett Medal on 26th of February 2026, and he became the first world leader to receive this highest honor of the Israeli parliament. So the Speaker of the Kensett Medal is the highest honor awarded by the Kensett. It is rarely conferred and reserved for the individuals who have made exceptional contributions to Israel or its international relations. So the citation recognized PM Modi's personal leadership in strengthening India-Israel strategic defense technology and economic ties. And this recognition highlights the deepening strategic partnership between India and Israel. इसके साथ ही अगर हम ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड की बात करें तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया था 2018 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Northeast Spring Festival 2026 was inaugurated in which state? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है इसका उद्घाटन भारत के किस राज्य में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं नागालैंड, मणिपुर, असम या फिर मेघालय। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया है नागालैंड में।
आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026, जिसको फेस्टिवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये 26 से शुरू हुआ है एट द NEZCC कॉम्प्लेक्स इन दीमापुर, नागालैंड। सो ये एक 3 डे फेस्टिवल है एंड इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट कल्चरल यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। आप ध्यान रखेंगे ये जो फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर दीमापुर इन कोलेबोरेशन विद द साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर नागपुर। It held under the Ministry of Culture in Government of India and conducted concurrently with the Madhya Dakshini Festival 2026। ये जो फेस्टिवल है ये प्रिजर्व करता है और प्रमोट करता है द रिच फोक एंड ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। साथ ही ये प्रोवाइड करता है एक नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। आप ध्यान रखेंगे ये नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करता है थ्रू द शेयर्ड हेरिटेज एंड आर्टिस्टिक कोलेबोरेशन। पार्टिसिपेशन की बात करें तो 130 फोक आर्टिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द ऑल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country, along with India, successfully held its inaugural Joint Working Group meeting on agriculture in February 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत के साथ किस देश ने फरवरी 2026 में कृषि पर अपने पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक को सफलतापूर्वक आयोजित किया है? आपके ऑप्शंस हैं तंजानिया, कीनिया, इथोपिया या फिर नाइजीरिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कंट्री है कीनिया। आप देख सकते हैं इंडिया एंड कीनिया हेल्ड देयर फर्स्ट एवर joint working group meeting on agriculture virtually on 25th of February, and the meeting was co-chaired by the Joint Secretary Ajit Kumar Sahu from India and Mr. Stephen Rano from Kenya. Discussions focused on agricultural research, market access, mechanization, capacity building, and training. This meeting serves as an institutional mechanism to enhance bilateral cooperation in sustainable agriculture and food security. कीनिया की बात करें तो ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ कीनिया के नाम से जाना जाता है एंड इट इज अ कंट्री लोकेटेड इन द ईस्ट अफ्रीका। कीनिया जो है वो 27th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की और 7th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका। यहाँ की जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है नैरोबी और यहाँ की जो मेजर पोर्ट सिटी है वो है मोम्बासा आइलैंड। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो कीनिया इज बॉर्डर्ड बाय द साउथ सूडान टू द नॉर्थ वेस्ट, देन इथोपिया टू द नॉर्थ, सोमालिया टू ईस्ट, इंडियन ओशन टू द साउथ ईस्ट, तंजानिया टू द साउथ वेस्ट एंड लेक विक्टोरिया एंड युगांडा टू द वेस्ट। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।